दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे, मैं कौन हूँ ये ज़रूरी नहीं। मामला आलमी हलचल का है और आलमी हलचल में इस वक्त ज़रूरी है जो बाइडेन की जो यात्रा है, जो टूर है, उस पर हम बात करें। जब से यूक्रेन के साथ वार हुआ है तब से जो बाइडेन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस महाज को वो ज़िंदा करे, किस महाज को बनाए, यानी किस कोalition को किस तरीके से जोड़े। नाटो पहले से उनके साथ है, नाटो के होते हुए न वो रशिया को रोक पाए, न बहुत अच्छे से यूक्रेन की कोई मदद कर पा रहे हैं। और नाटो के जो देश हैं उनके दिलों में जो दहशत है, जो भय है और जो महंगाई का आलम इस वक्त खुद अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है। ब्रिटेन भी टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, गैस और तेल पर भी उन्होंने टैक्स लगा दिया है। और जो एक घंटी बज रही है कि सर्दी आने वाली है, उसके बाद यूरोप का क्या होगा, यानी कि एनर्जी को लेकर जो चिंताएं बढ़ी हैं। यानी यूक्रेन तो बचा नहीं पाए हैं, मगर कम से कम सर्दी से यूरोप के लोगों को बचाया जा सके। और वहाँ की महंगाई अपने अंदर जो इनके देशों में इनके खिलाफ विरोध हो रहा है, सत्ताएं बदली जा रही हैं, लोग एक के खिलाफ एक के बाद एक के खिलाफ होते जा रहे हैं, जनता में आक्रोश जैसी स्थिति है। ऐसी स्थिति में कोई ना कोई अच्छा अचीवमेंट हासिल करने की कोशिश में यहाँ जो बाइडेन पहुँचे हैं, जो एक गहरा और एक मेरे ख्याल से मैं इसको आखिरी दांव मानता हूँ अमेरिका की तरफ से कि वो इस खेल को खेलने जा रहे हैं। बिल्कुल हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि यरूशलेम पहुंचने के बाद क्या जो स्थिति है वो जो बाइडेन की यात्रा की रही है, ईरान पर इसका क्या असर पड़ा है, नेतन्याहू ने क्या कहा है और ये अब आगे क्या करने जा रहे हैं, इस पर बिल्कुल हम बात करेंगे। मगर चूँकि जो बाइडेन यहाँ से निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब के अंदर जो बाइडेन का जो खैर मकदम किया गया है, जो स्वागत किया गया है, ये आपको दोस्तों पता होगा। मेरे ख्याल से एक शेर को थोड़ा सा बदल के कहता हूँ तो अच्छा रहेगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे में हम पहुँचे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे में हम पहुँचे। शायद यही हालत हुई है जो बाइडेन साहब की। दोस्तों एक बात मैं यहाँ और बातें करता चलूँ, क्योंकि देखिए मैं भी फ्रस्ट्रेशन में जीता हूँ। शायद आजकल आपको भी कुछ को बहुत खुशी हो रही होगी, किसी को बड़ा अभिमान, गुरूर और घमंड भी होगा, और कुछ लोग जो है काफ़ी मायूस और दबे कुचले भी होंगे। मगर सभी मेरी ये बात सुने, कुछ मीडिया है जो आप लोग देखते हो, उसमें कुछ वाहियात किस्म के लोग हैं। वाहियात तो मतलब पता नहीं वो बेचारे अनपढ़ हैं या किसी पागल खाने से भागे हैं या फिर उनकी इच्छाएं ऐसी हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आखिर है कौन, इंसान भी हैं कि नहीं। आई एम सॉरी, मैं डाउटफुल हूँ। मतलब ये किस तरह के जीव हैं। उनको जब अपनी बातें करते हैं एंकरिंग का, अमेरिका 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 ऐसे करके प्रेजेंट करते हैं जैसे वो हमारे भगवान हैं, हमारे खुदा हैं, हमारे ईश्वर हैं और जो चाहे अमेरिका कर सकता है और वो बहुत बड़ा ताकत। और अपनी इसी बकवास में वो 10 बार सुपर पावर और बड़े अपने होठों को दबा लेते हैं, गले को फाड़ लेते हैं। पता नहीं कौन है यार ये, कहाँ से भागे हैं ये लोग। मतलब अजीब जाहिल किस्म के लोग हैं। क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता है। मतलब एक ऐसी चाहत है जैसे कोई खाम का ख्वाब देख रहा हो, किसी एस्टेरॉयड को यानी किसी सैयारे को चांद बनते देखना चाहता है, या सैयारा छोटा सा वो उनकी चाहत के अनुरूप वो चांद बन जाएगा। बेवकूफ़ हो तुम, कुछ नहीं बनने वाला है। तुम्हें जब आँख खुलेगी तो पता चलेगा सैयारा सैयारा होता है, जल के गिर जाता है, चांद चांद है, अपनी जगह पर रहता है। ठीक रहा करो, नहीं ठीक रहोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें एहसास होगा ठीक होने का। मगर एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, छोड़िए इनको, देखिए माफ़ करना, चूँकि मैं काउंटर तो नहीं कर सकता और मेरी व्यूवरशिप भी बड़ी जो है वो सीमित सी है। मगर जाहिल को जाहिल भी ना कहूँ ये भी मेरे से मतलब हो नहीं पाता है, तो मैं लगातार जाहिलों को जाहिल ही कहता रहूँगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद थोड़ा सा बात करते हैं सऊदी अरब की यात्रा में। जो मैं जिस मुद्दे को लेकर कह रहा हूँ, शायद भारी बेइज्जती जो बाइडेन की हुई है। मक्का का गवर्नर एयरपोर्ट पे रिसीव करने पहुंचा है उस सुपर पावर अमेरिका को के सुपर पावर के राष्ट्रपति को। समझ गए तुम लोग, जाहिलो सुन लो, तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ। उसको एक मक्का का गवर्नर रिसीव करने पहुंचा है
उसको भाव नहीं दिया सऊदी किंग ने, ना सऊदी क्राउन प्रिंस ने। उसके बाद वो अंदर आया, उसको लेके आया एक गवर्नर मक्का का, और उसको कोई बहुत बड़ा विदेश मंत्री का प्रोटोकॉल तक नहीं दिया गया। वो आता है, उसके बाद इस तरह से हाथ मिलाया जाता है, कोई हाथ में डिप्लोमेसी की कोई कहानी भी ना लगे, मुक्का आपस में मिलाते हैं, या जैसे कोरोना का प्रोटोकॉल अभी भी चल रहा हो। मुझे लगता है कि काफ़ी जलील किया गया। हालांकि बहुत बड़ा घमंड था अमेरिका को। ये वो अमेरिका है जिसने, जो बाइडेन ने भी कहा था कि हमारी मेज़ पर सारे रास्ते खुले हैं। सारे रास्ते खुले में मतलब वो ये कह रहे थे, धमकी दे रहे थे सऊदी अरब को कि सारे रास्ते खुले हैं, युद्ध का रास्ता भी खुला है, तुम्हारे खिलाफ हम बड़ी लोगों को मदद भी कर देंगे, तुम्हारी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे, तुम सत्ता से बाहर हो जाओगे। भांति भांति की इन्होंने धमकियां दी थी। नतीजतन क्राउन प्रिंस को जब बाइडेन का फ़ोन आता है तो वो उनके अधिकारी तक उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। जो छोटे मोटे अधिकारी जो फ़ोन रिसीवर होते हैं वो भी बाइडेन का फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छी औकात बताई, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी मुद्दों पर ज़रूर बात करेंगे। मेरे ख्याल से कंप्लीट एक जो औकात होनी चाहिए अमेरिका की, क्योंकि जो सुपर पावर और इस तरह की बातें कर रहे हैं, यूक्रेन में आप देख रहे होंगे ना, तुम्हारे मतलब जो सैयारे को चांद बनाने की कोशिश करते हो, सारे सैयारे तुम्हारे जो है ना वो जल के गिरेंगे, कोई चांद नहीं बनने वाला है। खुश हो सकते हो तुम लोग, और तुम खुश होते रहोगे क्योंकि तुम मानसिक बीमार हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो अभी सऊदी अरब में वो क्या करने आया है और उस खेल का नतीजा क्या होने वाला है, मैं बिल्कुल तफसील से बात करूंगा। वापस हम चलते हैं, इजराइल और ईरान की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इन लोगों की बेइज्जती करके मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो गई। अब थोड़ा कूल होकर बात करते हैं। दोस्तों, बात यह है बड़ी वाज़ेह तौर पर कि जब मैंने बहुत पहले आपको कहा था कि ईरान का मामला बहुत ही क्लियर नहीं है। ईरान सैंक्शन हम अपनी हटवाने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए अमेरिका के साथ कोई डील कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, क्योंकि दोनों सूरत हाल जो है वो फेवर में है ईरान के। उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मगर चूंकि एक नया कोalition जो बन रहा है वो गल्फ़ के अंदर, जो सऊदी अरब, इजराइल और अरब देशों के साथ मिलके, उसे अगर ईरान अमेरिका की बात को मानकर अमेरिका का साथ और इजराइल का साथ देने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर ईरान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मगर ईरान को ही भयभीत, यानी ईरान के परमाणु को, ईरान के हथियारों को, ईरान को बहुत बड़ी ताकत बताने की इजराइल की कोशिश ये है। दरअसल वो खुद डरने की बात कम कर रहे हैं, वो सऊदी अरब को और अरब देशों को ज़्यादा डराते हैं। और वो डराने की कोशिश ये है कि देखो, ईरान यहाँ एक बहुत बड़ी ताकत है, और अगर तुम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो हम लोग आप लोगों के साथ जो है मिलकर काम करेंगे और ईरान को हम काउंटर करते रहेंगे, जिसमें अमेरिका सहित, इजराइल सहित तमाम देश जो हैं हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। जो इसका जो वाइड कैनवास है वो उसका ये है, ये पैगाम देने की कोशिश। उससे पहले इजराइल जाना, फिर ईरान को बहुत बड़ी परमाणु ताकत बताना, फिर उस पर हमला करने की बात करना, ये प्योरली नौटंकी है। यहाँ पिछले 70 सालों में कभी ना ईरान इजराइल आपस में लड़े हैं, ना कभी लड़ेंगे, एक दूसरे के लोगों को मारते रहते हैं। ये बिल्कुल गैंगवार जैसा है, वो गैंगवार चलता रहता है, युद्ध कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा इनके बीच में। तो ये एक ड्रामेबाजी है जिसमें जो है वो मैं बहुत पहले बता चुका हूँ कि हिजबुल्लाह क्या है और फ़लस्तीन में क्या होगा। टू नेशन की जो बातचीत है, आपको याद होगा मेरा वो एपिसोड जिसमें मैंने ये बात बताई थी आपको कि डील ऑफ सेंचुरी जो है वो फ्रेम की जाएगी, और डील ऑफ सेंचुरी में साइन ऑलरेडी हो चुके हैं। मनामा में उस पर सिग्नेचर किए गए थे, और सऊदी अरब भी उसको एक्सेप्ट करने के बाद कुछ ज़मीन जो है इराक की, कुछ सीरिया की, कुछ जॉर्डन की और कुछ जो है इजराइल को देकर, ये एक दो देश बनाकर उनको भारी पैसे देने की बात की जाएगी। हो सकता है ऐसे में मतलब पाबंदी में जी रहे फ़लस्तीनी इसको एक्सेप्ट कर लें, और अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो सऊदी अरब का और इजराइल का जो मिलकर एक कैनवास है, जो बहुत बड़े, जो तीनों धर्मों को मिलाकर एक टूरिज़्म को डेवलप करने की और फ्यूल इंडस्ट्री से बाहर निकल कर एक टूरिज़्म बेस इकोनॉमी बनाने की और दूसरे व्यापार को आगे बढ़ाने की, शायद वो सफल हो जाए। खेल लंबा है, अभी चलता रहेगा। इसी को खेलने के लिए पशे पर्दा बात हुई होगी, और अब सऊदी अरब में भी यही बातें की जाएंगी। ज़ाहिरी तौर पर सऊदी अरब में लोगों को ये लग रहा है कि वो तेल को, फ्यूल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए और तेल
के प्रोडक्शन में से कैप हटाने के लिए और रशिया का साथ छोड़ने के लिए, बाज़ार में पूर्ति करने के लिए सऊदी के साथ कोई डील की जाएगी। सऊदी अकेले उस तमाम कमी को पूर्ति नहीं कर सकते, शायद उसमें ईरान को और इन तमाम दूसरे देशों को, अरबिक देशों को भी ज़रूरत पड़ेगी। उस कतर की भी गैस की पूर्ति नहीं हो सकती। यानी कि अभी बहुत वाज़ेह तौर पर जो रशिया का नेमुल बदल है वो नहीं हो सकता। ये बात सारी दुनिया, सारे एक्सपर्ट जानते हैं। यहाँ खेल सऊदी अरब में भी सिर्फ ये खेला जा रहा है कि हम ईरान के साथ आपको अगर काउंटर और पावर बैलेंस करने के लिए सहयोग कर सकते हैं, करना चाहते हैं, आपको हमारा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। और इस पर जो भी बातें होंगी या इशारे होंगे या डिप्लोमेसी होगी, इस पर होते हुए बात आगे बढ़ेगी। और बहुत ज़्यादा कंक्रीट शायद इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि क्राउन प्रिंस बड़े शार्प और बड़े तेज है, वो अपने तरीके से इस गेम को प्ले कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों एक बात बहुत रिमार्केबल है कि आने वाले दिनों में हो सकता है ब्रिक्स में तुर्की, सऊदीया, ईरान भी और इंडोनेशिया हुआ तो बाद में मलेशिया भी, ये सब लोग ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और रशिया के अंदर ये पास हो चुका है उनके पार्लियामेंट में कि हम ब्रिक्स की एक रिज़र्व करेंसी बनाने जा रहे हैं। यानी अगर कोई नई करेंसी एशिया में इंट्रोड्यूस होने जा रही है या यूरेशिया में इंट्रोड्यूस होने जा रही है तो उस करेंसी का दबदबा बढ़ेगा। और उस करेंसी का अगर दबदबा बढ़ेगा तो फिर सऊदी अरब को पेट्रो डॉलर के खेल से बाहर निकलना पड़ेगा और उसको शामिल होना पड़ेगा यूरेशियन करेंसी के साथ भी। तो इतनी आसानी से जो बाइडन के गेम को वो एक्सेप्ट कर लेंगे ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। अलबत्ता ये छटपटाहट भी जो खाशगोजी की जो हत्या की थी और इनकी जो ब्रीफिंग हुई है उसमें कहा है कि हमने इस मुद्दे को उठाया है, खाशगोजी के मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से बात की है। इसका मतलब ये है कि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है और ये निकलेंगे यहाँ से। तो मंगल को पुतिन और रजब तैयब अर्दोगान पहुंचने वाले हैं ईरान। ये एक काउंटर विजिट आप इसको मान सकते हैं, चूँकि बड़ा पावर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है और ये पावर बैलेंस हो रहा है। यहाँ मुद्दा बड़ा क्लियर हो रहा है भू राजनीति का कि पहले कभी मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया ने कोई मुदाखलत नहीं की थी। पहली बार सीरिया में एक बड़ी मुदाखलत की गई और उसके बाद अमेरिका के यहाँ से उखड़ते पैरों की जगह रशिया अपने पैरों को मजबूती से जमा रहा है। उसके पैर आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता। अफसाने बहुत होंगे, चीज़ें बहुत होंगी। अभी जो मैं सैयारे की और चांद की भी बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। सैयारे और चांद का बड़ा खेल होने वाला है। ये ज़रूर है कि चांद मतलब सैयारा कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्न करता है और वो कुछ लोगों के बहुत नज़दीक होता है, मगर नज़दीक होने की वजह से उनकी आंखें चौंधिया जाती है, उनको ठीक से दिखाई नहीं देता। अभी कुछ लोग, कुछ चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं दुनिया के अंदर जो कोशिश कर रहे हैं कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बनाएं, मगर एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि ये बात दुनिया सभी जानते हैं और ये गेम उनको थोड़ा दूर चलने के बाद उल्टा पड़ने वाला है। अगर आप दुनिया में हर किसी का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और हर किसी का भरोसा आप खो देते हैं तो भले ही लोग आपके गले में हाथ डालकर हाथ चलें, भले ही आपके कंधे में मिलाकर कंधा चलें, मगर वो जानते हैं कि तुम्हारा इंतज़ाम ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी है। तो इस तरह के खेल जो खेलते हैं उनको नहीं खेलने चाहिए। लॉन्ग टर्म में इनका भारी नुकसान होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर हम मतलब वो लोग जो इस तरह का खेल खेलते हैं, अगर वो चतुराई ज़्यादा न करके सटीक डिप्लोमेसी से काम लें, दुनिया को शांति की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, धुर बदल चुके हैं। याद होगा जब मैं अपने प्रोग्राम किया करता था तो मैं नॉर्थ पोल के साउथ पोल में बदलने की जो बात करता था, वो सफ़र रास्ते में है और आधा रास्ता तय हो चुका है और आधा रास्ता तय होने वाला है। तो दोस्तों इस सेगमेंट में इतना ही। अभी यहाँ और खेल होगा, इस खेल में से ये जब लोग निकल जाएंगे तो फिर मैं अगला प्रोग्राम करूँगा। लब्बो लबाब क्या निकला उस पर बात करेंगे। अभी किसी दूसरे सेगमेंट पे बात करते हैं।